हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लास वर्क लेट्स बिल्ड योर सेल्फ में। तो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में अगर आपने देखा होगा पॉलिटी के, जो मेरा पाँचवीं क्लास थी, उसमें हमने भारत सरकार का अधिनियम देखा था, वो भी 1935 वाला। हमने आपको क्या किया था उसके बारे में, उसमें क्या किया था, प्रावधानों पे चर्चा की थी, किया था ना। उसके बाद हमने क्या किया था, विस्तार पे चर्चा की थी, सांप्रदायिक तथा क्या होता है वर्गीय मतदाता मंडलों के हिसाब से महत्व पे हमने चर्चा किया था, द्विसदनी क्या था ये भी चर्चा किया था, शक्तियों के विभाजन पे बात की थी, स्थापना जो फेडरल न्यायालय होता है 1937 में होता है, इस पर भी बात की थी। हमने कुछ कथन भी देखे थे जवाहरलाल नेहरू की कि एक कार है जिसमें ब्रेक हो, तो ब्रेक तो है पर उसमें इंजन नहीं है, ठीक है। फिर क्या हुआ था, गुलामी का अधिकार देखा था, दास्ता का क्या था, आज्ञा पत्र देखा था, ठीक है, इसे अनुदेश पत्र बोलते हैं, ये भी हमने देखा था। मतलब हमने तरह तरह के क्या जिसमें स्टेटमेंट्स होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि यह किसका स्टेटमेंट है, ये भी हमने देख लिया था। लास्ट में हमने ये भी देखा था, हाँ लास्ट में थोड़ा सा बचा था कि भारत सरकार कैसे करके ये यहाँ पर, हाँ, कि अनुदेश पत्र क्या होता है, राज्य के नीति तत्वों के रूप में समाविष्ट भारत के संविधान में 1950 में इसको ऐड किया गया। और हमने लास्ट में एक नोट पॉइंट देखा था कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम किया था 1935 अस्वीकृत हुई थी। यहाँ तक क्या हुआ था, हमने क्या हुआ था अपने क्या होता है क्लास, सॉरी ये, हाँ, हमने क्या हुआ था इसको क्लास 5 में अब तक क्या हुआ था डिस्कस किया था, ठीक है। अभी तक अपने, अब जो ये अगला लेक्चर होने वाला है क्लास नंबर 6, ये चालू होगा यहाँ से, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जूम आउट, आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर दिखती रहे, ठीक है ना। देखो, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था, ये वाला हमारा, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं तब उस पर, हाँ, जो हमारा ये स्वतंत्रता अधिनियम था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है ना, ये जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसमें क्या क्या प्रावधान होते हैं, क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये एक एक बार हम आपको डिस्कस करके एक एक चीज़ बताते हैं, ठीक है। जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का अधिनियम बना, उसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश भारत था, मतलब जो पहले ब्रिटिश पूरा यहाँ से क्या था कि पाकिस्तान और क्या था इंडिया सभी एक में था, उसमें पहले समय ब्रिटिश भारत था, उसका विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र राजधानी, दो अधिराज्यों की स्थापना हुई। तो क्या हुआ था, इसमें याद रखो कि दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना, भारत और पाकिस्तान, तो अलग अलग नाम से। तो ये किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, ऐसे क्वेश्चन आएगा, तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के। नेक्स्ट बोलो, क्या मुँह से निकल रहा, सॉरी, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति। मतलब बोला कि अब देखो राज्य बन गए, ठीक है, अब हमारे यहाँ से कोई लेना दे नहीं, हाँ, तो अब एक काम करो, यहाँ से निकलो। तो वहाँ से क्या हुआ कि 15 अगस्त को 1947 को क्या हुआ था, अंग्रेज़ों ने बोला कि अब हमारा यहाँ से भैया कोई लेना देना नहीं, हम अपना जाते हैं, और यहाँ से लोगों ने उनको रफ़ा दफ़ा कर दिया और बोला कि ठीक है, भारत और पाकिस्तान नाम का हम दो स्टेट बना लेंगे, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों ने ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की, और इसी वजह से क्या है 15 अगस्त हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है कि दो अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार। बोला कि देखो हम यहाँ से जा रहे हैं, अब तो आप लोगों का राज है ही, अपने हिसाब से जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से अपने यहाँ क्या कर सकते हैं, संविधान बनाने का अधिकार, कोई भी संविधान निर्मात्री सभा बना सकते हैं जो आपके संविधान बनाने का अधिकार रखेगी। अब हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना, ये बताया उन्होंने। फिर बोला कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बोला कि दो अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता। बोले ये जो दोनों नए स्टेट बन रहे हैं, इसका ब्रिटिश राज्य से कोई लेना देना नहीं होगा, ये उनके अब अंदर चाहे रहना, क्या होना कि रहना चाहे तब भी उनकी मर्जी है, नहीं रहना चाहे तब भी, मतलब उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो अगर अलग अलग स्टेट बनना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तब भी अच्छी बात है, नहीं होना चाहते, अगर उनके अंडर काम करना चाहते हैं तब भी वो स्वतंत्र हैं। लास्ट में उन्होंने बोला कि चलो भैया जाते जाते एक काम और करते हैं कि भारत में जो राज्य सचिव पद है ना, उसको हम समाप्त करते हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश क्या था, अपने विषय की निशानी थी। तो उन्होंने बोला कि जाते जाते ब्रिटिश ये जो पद है भारत का राज्य सचिव पद, इसको हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो ये था ब्रिटिश अधिनियम भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ठीक है, समझ में आया, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं इस पे। अब यहाँ से कुछ हमारे काम की चीज़ें निकलेंगी, ये तार इसमें इतने तार निकले कि हम तार हो जा रहे हैं। यहाँ से कुछ फैक्ट निकल के आएंगे जो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ,
ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको दिख रहे होंगे, आई थिंक सो। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बार बार क्या होता है जो वन डे एग्जाम्स होते हैं उसमें ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि ये इंपॉर्टेंट क्या है, महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ठीक है, क्या है, इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, ठीक है। एक मिनट इसको ब्रश कर देता हूँ। हाँ, सबसे पहले क्या है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये देखो तो कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, एक मिनट, इसीलिए क्या था कि पहले सेटिंग सीखनी चाहिए। ब्रश साइज अभी क्या देखते हैं, वो बहुत मोटा है, शिट, हमको लगता है ब्रश ही करना चाहिए था। एक मिनट, बस एक मिनट दीजिए, थोड़ा सा अभी यूज़ टू नहीं है ना इन सब चीज़ों से। क्लियर हो गया। अभी अपना क्या करते हैं, रेड वाला ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा नोटंकी नहीं करते हैं, धीरे धीरे सीख लेंगे। क्या होता है कि सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो कौन सा इसमें, वो है हमारा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसको कितना स्टार दे दो ये कमी है, मतलब मैं इसको 4 स्टार देता हूँ कि ये क्वेश्चन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। याद करने का तरीका, बंगाल में वाह है आगे और वॉरेन हेस्टिंग में क्या है, वाह है, तो आप ऐसे याद करो, बंगाल वॉरेन, बंगाल वॉरेन, बंगाल वॉरेन, मतलब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। इस वाले पेट के पहले जो पेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया था, ठीक है। और ये एसएससी सीजीएल वगैरह वनडे एग्जाम में लगातार जो है, जितने भी एग्जाम होते हैं वनडे वाले, सब में लगातार ये क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। अगला है कि प्रधान सेनापति की शक्तियां सर्वप्रथम प्राप्त किया किसने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। प्रधान सेनापति की जो शक्तियां हैं सबसे पहले जिसको मिली थी वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये भी क्या 4 स्टार लायक है। फर्स्ट स्टार लाइक इसलिए है कि इसमें लिखा है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। याद रखो, जब बोलेगा बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, बंगाल वॉरेन, बंगाल वॉरेन, बंगाल वॉरेन, ऐसे याद करो। और जब बोलेगा भारत का क्या गवर्नर जनरल, तब बोलेंगे क्या, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग, है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर 2 चीज़ें जो आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती हैं वो यही हैं। जब बंगाल का पूछेगा तो बंगाल वॉरेन, है ना, ऐसे बंगाल का ब और वॉरेन का वाह, बंगाल वॉरेन एक जैसे दिखते हैं, इसलिए ऐसे याद करना। अगला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऐसे याद करो, ठीक है। ये दोनों बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप इसको ज़रूर एक बार देखिएगा, कहीं पर आप लिख के इसको चिपका भी सकते हैं आप जहाँ पढ़ते हैं। अगला था कि अगला पॉइंट था कि कानून निर्माण के क्या होता है, भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। कानून निर्माण में मतलब जो पहले क्या होता था कि कानून जो बनाते थे अंग्रेज लोग, उसमें ब्रिटिश लोग, उसमें क्या होता है, भारतीयों को हाथ नहीं होता था, वो उनको बस कानून बनाते थे तो उनके ऊपर थोप दिया जाता था। लेकिन जैसे उनके अंदर क्या हुआ, थोड़ा सा कानूनी चीज़ें दांव पेच वो भी जब समझने लगी, तो बोले कि अब देखो ऐसा काम नहीं चलने वाला, इनको भी थोड़ा सा क्या होगा, भागीदारी देनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है, तो कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की जो सबसे पहली शुरुआत हुई वो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, कितना, 1861 द्वारा। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछेगा कि कानून निर्माण में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम में की गई, तो भारतीय परिषद अधिनियम बोल देगा 1947, 1961, 1962, 1966, ऐसे 5-6 लाइन से दे देगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 1961, 1861, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट एक ये भी है, ये भी आप इसको 2 स्टार दे सकते हैं, वनडे एग्जाम में ज़रूर पूछता है कि बर्मा को भारत से अलग किया गया, कब किया गया, 1937 में। बर्मा को भारत से अलग किया गया कब, वर्ष 1937 में। 1937 को क्या हुआ गया, बर्मा को क्या हुआ था, भारत से अलग कर दिया गया था। तो ये आप डेट जरूर याद रखिएगा, सन याद रखिए, डेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कम से कम यही डायरेक्टली पूछता है कि किस सन में भारत को बर्मा से अलग किया गया था, या बर्मा को भारत से अलग किया गया था। 1936, 1937, 1938, 1939 ऐसे रहेगा। तो आपको याद होगा कि 1937 में क्या हुआ था, बर्मा को भारत से अलग किया गया था। लास्ट इसमें, इस लाइन में, इस रो में, सबसे कॉलम में लास्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। तो याद रखो कौन सा, सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग कब किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में। सबसे पहले याद करो, उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो ये वर्ड है, ये सबसे पहले कब यूज़ किया गया, किस अधिनियम में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, ठीक है। समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से पढ़ो, जब एक बार 2 बार देखोगे समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे, ऐसे फैक्ट्स हैं, किसी को नहीं याद होता एक दिन में, धीरे धीरे याद हो जाता है, ठीक है, जब बार बार रिवीजन करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम अपना यहाँ पर देखते हैं, इसमें कह रहा है, हाँ थोड़ा सा इसको इधर खिसका लेते हैं, आई थिंक इसमें
इधर का क्या होता है, इधर का हिस्सा शायद ये काम नहीं करता कभी कभार, ठीक है ना, आपको ये दिख रहा होगा। चलो अगला हम यहाँ देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना, कभी भी कोई एग्ज़ाम होता है ये एसएससी लेवल का, तो उसमें ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में क्या होता है, एक आध बार एग्ज़ाम पूछ लेते, तो याद रखना है भारत सरकार अधिनियम क्या था 1935 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या होता है, ये आधा ही चल रहा है, ठीक है, 1935 द्वारा क्या था, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा क्या हुआ था, इस अधिनियम को क्या हुआ था, क्या हुआ, स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की, ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है क्या, संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 मस्ट, ये क्या है कि संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की गई थी, किस पार्टी ने, स्वराज पार्टी ने, कब किया था, मई 1934 में, ठीक है, 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग की थी, आपको इसको याद रखना है, बहुत अच्छी बात है, याद जरूर करिए सब चीज़ों को, ये एग्जाम में हमेशा क्या करते हैं, वन डे एग्जाम में तो 100 बार पूछा है। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी 4 स्टार दे सकते हैं। सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे, एम.एन. राय क्या था 1934 में, 1934 में स्वराज पार्टी में क्या था, 1900 संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग रखी, और इसके गठन का जो सबसे पहला कौन व्यक्ति दिया था, विचार दिया था, एम.एन. राय 1934 में। सीधी सी बात है, संविधान सभा की जब बात होगी गठन की या मांग की, 1934 आंसर टिक करोगे। किसने, जब व्यक्ति का पूछेगा किसने इसको विचार दिया, तो एम.एन. राय, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट फिर वही कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग, वर्ष क्या होता है 1934 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की कब, 1934 में। याद रखो 1934 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखोगे तो हर बार ये देखो हर एग्ज़ाम में क्या हुआ, बार बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट अगला कि संविधान सभा चुनी गई अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा का मतलब होता है कि जब स्टार्टिंग में ये संविधान सभा बन रही थी तो उस टाइम पे इलेक्शन नहीं हुए थे, उस टाइम पे बस ऐसे जाने माने लोगों को क्या हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया गया था, जो वहाँ के थोड़े खास पढ़े लिखे या कोई विद्वान आदमी था या फिर वहाँ के रजवाड़े थे, उन्हीं को वहाँ के हिसाब से पहली बार चुन लिया गया था, ठीक है। तो संविधान सभा चुनी गई थी कैसे, अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। अब ये देखिए नेक्स्ट जो हमारा पेज है, इसमें कुछ काम की चीज़ें लिखी हैं, इस पर एक एक करके देखिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा एक बार देख लोगे तो 1-2 क्वेश्चन आते जाते सही हो जाते हैं। जैसे पसीना बहुत हो रहा है यार, ये साउंड की वजह से ना ये फ़ैन बंद करना पड़ता है, इस वजह से थोड़ा गर्मी बहुत होती है। चलो ठीक है, अब देखो जो काम की चीज़ है हमारे, वो कुछ अध्यक्ष और कुछ समितियाँ, ये देख रहे हो अध्यक्ष और समितियाँ अक्सर एग्जाम में पूछता है। अभी इसके पहले एक साल पूछा था कि प्रारूप समिति का, आपने देखा होगा भर भर के क्वेश्चन आता है। क्या हो, उस टाइम पे कुछ समितियां बनी थी और उसके अध्यक्ष जो थे ना, उनके बारे में क्या होता है, हमेशा पूछा जाता है कि ये एक समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन है, ठीक है, ये समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन है। 4-5 नाम ऐसे उस टाइम के दे देंगे और आपको उसमें से एक आंसर टिक करना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले जो हमको पता है फेमस वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको क्या पता है कि प्रारूप समिति के कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबको पता है, इजी है, हर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये सबको पता होता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब क्या होता है कि एक अगला याद करो ट्रिक से, अगला क्या है कि जब आपसे बोले कि संघ शक्ति समिति और जब बोले संघीय संविधान समिति, मतलब जब से आप बोले संघ की बात है, जब भी आपके दिमाग में कभी ऐसे कुछ आए संघ, मतलब जैसे आपने वर्ड सुना क्या, संघ, जैसे आपने वर्ड सुना संघ, आप तुरंत किसको याद करोगे, जवाहरलाल नेहरू को। आप तुरंत दिमाग अपना टाइट रखना, बोलना कि तो जवाहरलाल नेहरू है। संघ शक्ति समिति या संघीय संविधान समिति, तो आपको बस याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है, नेहरू याद करेंगे। नेक्स्ट इधर देखते हैं कि अगर जब भी क्या होती है किसी चीज़ की प्रक्रिया की बात होगी, जैसे जब भी क्या होगा, मान लीजिए क्या है, कोई प्रक्रिया की बात होगी, ठीक है, इसको ऐसे ही रखते हैं। जब भी क्या होगा, थोड़ा सा प्रक्रिया की बात होगी, ठीक, किसी चीज़ की प्रक्रिया की बात होगी, ठीक है, संचालन की बात होगी, तो कौन याद किए जाएंगे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, कौन याद करेंगे, राजेंद्र प्रसाद। सीधी सी बात है, या तो ऐसे समझो अंबेडकर क्या थे, पढ़े लिखे थे बहुत ज़्यादा, तो उनको क्या हुआ, कुछ प्रारूप बनाने को दिया गया, तो इसलिए वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू क्या थे उस समय, क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनके अंदर ज़्यादा कैपेबिलिटी थी, आगे चल के प्राइम मिनिस्टर भी बने, तो उनके अंदर क्या था, उनको बोला कि यार ये ना आदमी क्या है कि ये संघ की सारे पावर्स को क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है, देख सकता है, इसके अंदर कैपेबिलिटी थी, इसलिए इसको संघ शक्ति समिति और संघीय शक्ति समिति का क्या हुआ, दिया गया। ये ऐसा मानना है, ऐसे याद करने के लिए देखो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं ऐसे कैसे बोल सकते हो मास्टर। तो अगला चीज़ देखो, राजेंद्र प्रसाद क्या थे, जब कोई प्रक्रिया
नियम समिति और संचालन समिति। कोई चीज़ को काम कराने की प्रक्रिया या संचालन की बात हो रही थी तो राजेंद्र प्रसाद उस समय क्या थे, बेस्ट आदमी थे, इसलिए उनको वहाँ का अध्यक्ष बनाया गया। सबसे इम्पोर्टेंट ये भी क्या है कि सरदार पटेल की बात आती तो आप हमेशा याद रखिएगा कि उन्होंने क्या किया था, उनको बिस्मार्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बहुत से प्रांतों को जोड़कर एक किया था, एक भारत को बनाया था। तो याद रखो, जब भी बोला जाए प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति मतलब उन्होंने प्रांतों को जोड़ा था, तो ये समिति। और उन प्रांतों में जब कोई लोग रहेंगे तो उनके मूल अधिकार समिति बनेगी। भाई अगर किसी प्रांत में हैं, प्रांतों को उन्होंने जोड़ा तो प्रांतीय संविधान समिति, ठीक, पहला। दूसरा, अगर उस समिति प्रांत में कुछ लोग रहते हैं तो उनके कुछ मूल अधिकार होंगे तो मूल अधिकार समिति। और सबसे लास्ट में अगर उस लोग होंगे तो उसमें कुछ अल्पसंख्यक, कुछ जनजातियाँ भी होंगी, तो इसकी भी एक समिति बना। तो इन सारी समितियों का कौन अध्यक्ष बना? सरदार पटेल। याद आया? ऐसे याद करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। अब ये देखो, यहाँ से समझ में आ गया हो तो थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। यहाँ देखते हैं। देखो, होता क्या है कि जब संविधान सभा का चुनाव परिणाम आता है तो उसमें कुल सीटें कितनी थी? 296। ये ब्रिटिश भारत में, मतलब जब ब्रिटिश के कैप्चर में था इंडिया, तब उसमें 296 क्या थी, सीटें थी। और संविधान सभा का जब इलेक्शन का रिजल्ट, मतलब वो रिजल्ट आता है, संविधान सभा का चुनाव परिणाम आता है, तो 208 सीटें कौन जीतता है? कांग्रेस जीतती है। और लगभग 73 सीटें, मतलब क्या 73 सीटें ही मुस्लिम लीग जीतती है, और कुछ एक्स्ट्रा जो निर्दलीय वगैरह खड़े रहते हो 15 वो जीतते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेजोरिटी किसकी आती है? कांग्रेस की आती है, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ से फिर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट चालू होता है। यहाँ देखिए, हाँ, अब कुछ क्या होता है ना कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, कुछ बहुत तगड़े पॉइंट्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में क्या होता है, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनको बोलते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि, है ना। मतलब आपको कुछ इस पे भी दृष्टि बनानी होगी अगर आपको परीक्षा क्रैक करनी है, क्योंकि आप तो जानते हैं गलाकाट प्रतियोगिता, साथ में ये वाले भी रहते हैं एग्ज़ाम में। तो जो मनी वाले हैं तो उनसे जो जितना भैया पार पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप 100 में 70 लाओगे, वो 100 में 90 लाएंगे, 100 में 100 भी ला देंगे यूपीएसआई की तरह, तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक। तो एक काम करिए, आप थोड़ा सा क्या करेंगे, अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाइए, बार बार चीज़ों को रिवाइज़ करिए, तभी ये चीज़ें याद होंगी। एक दिन में किसी को नहीं याद होता, ना मुझे ना किसी को। तो आप बार बार जैसे जैसे रिवाइज़ करते जाएंगे, चीज़ें आपको यूज़ टू होते जाएंगी और याद आती रहेंगी, ठीक है, याद तेरी आएगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है, संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको ट्रिपल स्टार दे सकते हैं। तो वो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर आपको याद होगा तो ये अस्थायी थे, इनको अस्थायी तौर पर क्या हुआ था, बनाया गया था। इनको कैसे बनाया गया था? अस्थायी तौर पर बनाया गया था, ठीक है, समझ में आया। इनको अस्थायी तौर पर बनाया गया था। तो कौन थे? संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था, और वो कैसे थे? अस्थायी सदस्य थे। बाद में कौन बनता है, अभी आगे पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो अगला पॉइंट जो है वो आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था कब? 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने क्या था? उद्देश्य प्रस्तावना प्रस्तुत किया था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, क्योंकि मुझे याद है इसके 2021 में जब पेट हुआ था उसमें आया था कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। मेरा गलत था, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे, तो अब पता है, आप लोग ये गलती मत करिएगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब? 13 दिसंबर 1946 में। अच्छा, जो जो चीज़ें मैं स्टार बनाता हूँ उसका मतलब ये है कि उस पर आपको ज़्यादा थोड़ा काम करना, ठीक, आपको याद करनी है, ठीक, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला आता है कि संविधान सभा के लिए क्या होता है? चुनाव हुआ था कब? जुलाई अगस्त 1946 में। एक स्टार की कोई ज़रूरत नहीं। अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था अंतरिम सरकार का गठन? 2 सितंबर 1946 को हुआ था। भारतीय संविधान लागू हुआ, ये याद रखिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। हम लोग 47 चिल्लाने लगते हैं और क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला, भारतीय संविधान में कुल सदस्यों की संख्या, ये जरूर याद रखिएगा, तो कितना? 299, 299, ठीक है। आप कोई सामान लेते हैं 299 का 399 का ऐसा मिलता है, तो ऐसे याद रखना कि भारतीय संविधान में कुल सदस्य कितने थे? 299। लेकिन भारत विभाजन की पूर्व कितने थे? 389, यहाँ है ना 389। भारत विभाजन जब नहीं हुआ तो भारत और पाकिस्तान मिलाकर 389 थे, लेकिन विभाजन के बाद संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे? 299, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर प्रारूप समिति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
जल्दी जल्दी खत्म करते, कुछ इसमें है नहीं, ठीक है। अब आते हैं प्रारूप समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप कह सकते हैं कि ये 4 स्टार टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला आप इसका क्या करेंगे, गठन याद करेंगे 29 अगस्त 1947 में। इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर, आपको याद करना होगा। अगला इसमें याद रखिए कुल सदस्यों की संख्या क्या थी, अध्यक्ष को मिलाकर मतलब क्या था, 6 सदस्य थे +1 इसके एक अध्यक्ष से, एक मतलब भीमराव अंबेडकर, 6 लोग इसमें और थे, तो मतलब टोटल आदमी कितने थे, 7 थे। और इसके कौन अध्यक्ष थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जैसे इसके ऊपर पढ़ाया। अब एक काम करना है, इनके सदस्यों का नाम एक बार याद कर लेना, डॉक्टर एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह और बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान। याद रखना बी.एल. मित्रा जो थे, इनको क्या हुआ था, ये बी.एल. मित्रा और डी.पी. खेतान, इनका क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। तब बी.एल. मित्रा की जगह पर कौन आया था, एन माधव राव और डी.पी. खेतान की जगह पर कौन आया था, टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे, ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखना बी.एल. के साथ क्या हुआ था, माधव आए थे, बी.एल. क्या हुआ था, बी.एल. की जब मृत्यु हुई थी उनकी जगह पर कौन आए, माधव, मतलब मित्र का कैसे याद करो, बी.एल. का मित्र माधव, बी.एल. का मित्र माधव था, इसलिए बी.एल. के मरने के बाद माधव आया। और डी.पी. खेतान में कहता नहीं खेतान ऐसे याद कर लो यार, कुछ भी याद कर लो, डी.पी. खेतान के बाद कहना है टी.टी. कृष्णमाचारी आए थे। तो आप इसको याद कर लीजिए, ये बार पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिएगा। लास्ट आज का जो है थोड़ा सा परीक्षा उपयोगी दृष्टि जिसको हम घुमाएंगे, जिसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमको मिलने वाले हैं, वो देखते हैं। सबसे पहला कि संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधियों के अनुपात पर, मतलब जैसे कोई भी स्टेट था, बोले कि यार देखो निर्वाचन करने का कोई तरीका होना चाहिए ना, ऐसे तो सब बन जाएंगे, तो बोला ठीक है, जहाँ पर जनसंख्या 10 लाख होगी वहाँ से क्या होगा, एक प्रतिनिधि आएगा, ठीक है ना, वहाँ से एक प्रतिनिधि। तो इसलिए क्या हुआ था, प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर क्या हुआ था, एक प्रतिनिधि के अनुपात में उन्होंने हिसाब किताब लगाया, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद करिएगा। पहला एक कौन था, पैथिक लॉरेंस, सेकंड क्या था, स्टैफोर्ड क्रिप्स, और थर्ड था ए.वी. अलेक्जेंडर। ऐसे याद करो, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. अलेक्जेंडर, ये तीनों नाम जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, 3 नाम में से एक नाम एक्स्ट्रा देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर क्या करेगा, तीनों में से 3 नाम अलग देगा, एक नाम ये घुसा देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा है। आजकल ये क्वेश्चन ट्रेंड में है, कौन सा नहीं है ये ज़्यादा पूछते हैं। अब सबसे बात अगला वाला इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि ये कथन किसने कहा था, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस क्या था, भारत था। ये किसने कहा था, याद रखना, इसको कहा था ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। जानते हैं कि उस समय जलते थे कांग्रेस, तो ये लोगों ने इसको ऐसे बोला था। फिर अगला था कि प्रारूप समिति का गठन, याद रखना अभी बताया था 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 का अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे, और उनके साथ 6 लोग और थे। तो टोटल मिलाकर प्रारूप समिति में कितने आदमी थे, 7 आदमी थे। लास्ट था, ये आपको मैंने बताया नहीं था, राजेंद्र प्रसाद जी था। झंडा समिति जब आ जाएगा तो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद उसके क्या थे, अध्यक्ष थे। एक और था, लास्ट था, ठीक है। तो आई होप आपको अभी तक की सारी वीडियोज़, ये जो अभी तक आपको जो ये सब था समझ में आया हो, 1 ये वाला, या फिर ये जो मैंने बताया, फिर ये सेकंड वाला, और ये फिर तीसरा वाला, ठीक है, ये आपको तीसरा वाला। अभी तक आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अगर आप बताते हैं तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ यार मतलब काम ठीक चल रहा है, आगे चल रहा है, और हमको और तेज़ी से पढ़ाना चाहिए। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, नहीं समझ में आ रही, कोई प्रॉब्लम हो रही तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और आपको कैसा लगा ये भी बताइए। साथ ही साथ आपके आसपास जो लोग नए तैयारी करने वाले हैं, जिनको एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए फिर, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।